हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एनसीएल का मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं और यह एनसीएल का मॉडल पेपर 4 रहेगा। इस मॉडल पेपर में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? हमें बताना कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2। रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? हमें बताना कि रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3। भारत की अर्थव्यवस्था है, हमें बताना कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4। सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आद्य ऐतिहासिक युग से। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गौर माता। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 6। किसे पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 7। आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? हमें बताना कि आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सर्पिलाकार। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 8। पौधों में जीवन होने की खोज किसने की? हमें बताना कि पौधों में जीवन होने की खोज किसने की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जेसी बोस ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 9। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3 क्षेत्रों में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 10। निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे? हमें बताना कि इनमें से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। गेहूं, जौ और कपास, इन सभी की खेती हड़प्पावासी करते थे। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 11। भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? हमें बताना कि भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 12। पारिस्थितिकी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जीवित और गैर जीवित घटकों के बीच परस्पर संबंध से। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 13। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हमें बताना कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रिकेट से। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 14। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? हमें बताना कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सूर्य। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 15। किसे पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? हमें बताना कि किसे पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16। कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? हमें बताना कि कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 17। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? हमें बताना कि हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, भोगवा नदी के किनारे। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? हमें बताना कि इनमें से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। किसने चिपको का नारा पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था को बनाया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सुंदरलाल बहुगुणा ने। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। निम्न में
कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। मगही किस उपभाषा की बोली है? हमें बताना कि मगही किस उपभाषा की बोली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिहारी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? हमें बताना कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चेन्नई में। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हमें बताना कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हिंदी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अध्येता। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 25। सद्भावना में प्रयुक्त संधि का नाम है। सद्भावना कौन सी संधि हमें बताना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यंजन संधि। सद्भावना व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 26। नीलकंठ में कौन सा समास है? हमें बताना कि नीलकंठ में कौन सा समास है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कर्मधारय समास। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 27। कारक के कितने भेद है? हमें बताना कि कारक के कितने भेद है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 8। कारक के 8 भेद है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 28। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हमें बताना कि प्रकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रभा। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 29। आकर्षण का विलोम शब्द है। हमें बताना कि आकर्षण का विलोम शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण होता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 30। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति कहलाती है। शब्द का अर्थ का बोध कराने शक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 31। किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? हमें बताना कि किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अभिधा को। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 32। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? हमें बताना कि भयानक रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भय। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 33। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? हमें बताना कि सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद का उदाहरण है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 34। चिंतामणि के रचयिता कौन है? हमें बताने की चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के लेखक, चिंतामणि के जो रचयिता है वह रामचंद्र शुक्ल है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 35। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हमें बताना कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उतंड मार्तंड। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 36। 3/8, 3/5, 2/3 और 1/2 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? हमें यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न बताना है। 3/8, 3/5, 2/3 और 1/2 में सबसे बड़ी भिन्न हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी के अंश में क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। ये 30, ये भी 30, ये 20 और ये 10। 8 से 30 को भाग देंगे कितना, 8 दिया 24, बचेगा 6, 8 7 56, तो 3.7 आया। ये आएगा 5 से 30 6 बार पूरा चल गया। ये आएगा 3 से 3 6 के 18, बचेगा 2, फिर 3 6 के 18 चलता जाएगा और ये 2 से जाएगा 5 बार। हमें क्या पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ा मान किसका आया, 6.6 आया और वह किस भिन्न का मान है, तो 2/3। तो 2/3 सबसे बड़ी भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा आंसर है।
अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 37। प्रश्न 37 क्या करेगी, दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है तथा उनके वर्ग के मध्य का अंतर जो है 56 है, उनके वर्ग का योग क्या होगा हमें बताना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है, हम मान लेते दो धनात्मक संख्या है a और b है, और क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग मतलब a प्लस b का जो मान है कितना है 14 दिया है, तथा उनके वर्ग के मध्य का जो अंतर है 56 है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो मान है वह 56 है। तो यहाँ से क्या आएगा a माइनस b और a प्लस b बराबर 56। तो a प्लस b का मान कितना है 14 है, तो हम 14 मान रख देंगे। a माइनस b 14 बराबर 56, 14 से कितना आएगा 4 बार आएगा, तो a माइनस b का जो मान आएगा कितना आएगा 4 आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी। इन्हें जब हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14 प्लस 4 ये होगा 18, b से b कैंसिल होगा तो 2a बराबर 18, तो a बराबर 9 आएगा। a का मान कितना आएगा 9 आ गया, तो हम b का मान के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम a का मान 9 रख देंगे। 9 प्लस b बराबर 14, b बराबर क्या आएगा 5 आएगा। a b दोनों का मान आ गया, हमें क्या निकालना है उनके वर्ग का योग। तो a प्लस b का वर्ग क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस b का मान कितना है, a प्लस b का मान कितना है, तो a प्लस b का मान कितना दिया है 14 दिया है, तो 14 का वर्ग होता है 196, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें निकालना है प्लस 2 ab, a का मान है 9 और b का मान है 5, तो 9 5 45, तो 196 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 45 कितना होता है 90 होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 196 माइनस 90 कितना आएगा ये 601, तो 106 106 हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 38। √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 का मान क्या होगा हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, तो √3 प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, √3 प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा √3 माइनस 1 का वर्ग। इसे सॉल्व कर देंगे, ये a माइनस बी और ये आएगा a प्लस बी, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कि √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। यहाँ पर क्या होगा, इसको हम प्रसार कर देंगे, क्या आएगा 3 प्लस 1 प्लस 2√3 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2√3। यहाँ से प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो 8 अपॉन 3 में से 1 गया बचेगा 2, 2 से 8 4 बार जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 39। किसी संख्या के 4/5 भाग का मान 64 है, इस संख्या के आधे का मान क्या होगा हमें बताना है। हमें प्रश्न क्या करेगी, किसी संख्या के 4/5 भाग का जो मान है 64 है, इस संख्या के आधे का मान कितना होगा हमें बताना है। हम मान लेते संख्या x है, हमने क्या माना कि जो संख्या है वह x है, तो x के 4/5 भाग का जो मान है 64 है, 4 से आएगा 16 बार, x बराबर आ गया 80। अब क्या करें कि इस संख्या मतलब जो 80 है, 80 का आधा क्या होगा, 80 का आधा क्या जाएगा तो 40 हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया 40। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 40। प्रश्न 40 क्या करेगी, 1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 का मान क्या होगा।
हमें 1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 का मान क्या होगा बताना है। जब हमने ऐड करेंगे क्या आएगा 1.011 हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 41। 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। जब हम भिन्न का एलसीएम निकालते हैं क्या होता है, अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ। अब क्या होगा यहाँ पर अंश का एलसीएम क्या होगा 1, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा तो 12 आएगा। 2, 3, 4 और 5 का एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, तो 12/1 तो 12 हमारा आंसर आएगा 12। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 42। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 20% हिस्सा रोजमर्रा चीजों पर और बचे हुए का 15% घर के किराए पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 11,560 रुपए बचते हैं, तो उसकी आमदनी कितनी हमें बताना है। हम मान लेते उसकी आमदनी 100% है। हमने क्या माना कि उसकी जो आमदनी है 100% है और इस 100% में से वह 20% हिस्सा रोजमर्रा की जो चीजें होती है उस पर खर्च कर देता है, तो बचा कितना उसके पास 80% बचा। अब क्या कह रहा है कि वह बचे हुए का 15% घर के किराए पर खर्च करता है, मतलब 80% का 15%, मतलब 80% का 15% वह घर के किराए पर खर्च करता है, तो बचा कितना उसके पास 80% का 85% बचा। और क्वेश्चन में कितना बचा 11,560, यहाँ पर बचा 80% का 85% और प्रश्न में बचा है 11,560। तो यहां से हम क्या निकालेंगे 1% की वैल्यू निकालेंगे। क्या आएगा 80% इंटू 85/100 बराबर हो जाएगा 11,560। यहाँ से 5 से आएगा ये 17 बार, 5 से आएगा 20 बार, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 2 से 4 बार जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 9 36, 17 से आ गए कितने बार 17 कम 17। अब 28 में 17 जाएगा कितना बचेगा 11 बचेगा और यहाँ पर एक है 17 7 119 और 1 शून्य का 1 शून्य, तो 1% की जो वैल्यू आई है 170 रुपए। तो हमें उसकी आमदनी क्या है 100%, तो 100% के लिए हम दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे, तो इधर भी 100 तरफ गुना करने कितना आएगा 17,000 रुपए। तो उसकी आमदनी कितनी है 17,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 43। एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 2% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है हमें बताना है। हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। हम मान लेते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह x रुपए है। वह क्या करता है एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है, तो x का 88% हो जाएगा और 2% का, जब वह 49 रुपए अधिक पर बेचता है तो वह 2% का लाभ कमाता है। इसका मतलब x पर 102 का लाभ कमाए। अब इसमें क्या करेंगे बड़े वाले में छोटे वाले घटा देंगे, तो x का 102% माइनस x का 88% बराबर 49, तो 14% x बराबर आएगा 49। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 14 इंटू एक्स अपॉन 100 बराबर 49। 2 से आएगा 7 बार, 2 से आएगा 50 बार, 7 से 7 बार आएगा 49। एक्स बराबर आएगा 7 इंटू 50 कितना आएगा एक्स बराबर 350 रुपए आंसर होगा। तो जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना जाएगा 350 रुपए जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 44। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेला इस कार्य को 15 दिन में करे तो बी कितने दिन में करेगा हमें बताना है। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और ए अकेला इस कार्य को 15 दिन में करता है, तो इसका एलसीएम होगा 30।
ए प्लस बी मिलकर 30 कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3 यूनिट पर डे। और ए जो करेगा 15 30 2 यूनिट पर डे कार्य करेगा। ये इनकी एफिशिएंसी होगा। अब क्या करेगा, हमें बी कितने दिन में करेगा हमें बताना है, तो हमें सिर्फ बी की एफिशिएंसी पर को देखना है। तो बी की एफिशिएंसी क्या करेंगे हम, ए प्लस बी की एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी घटा देंगे। तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, बी की एफिशिएंसी आएगी 1, और वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। टोटल वर्क है 30, बी की एफिशिएंसी 1 है इंटू टी, तो टी बराबर आएगा 30 दिन। तो बी इस कार्य को 30 दिन में करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 45। एक कार 816 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। कार की चाल क्या है हमें बताना है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पर 816 किलोमीटर है और जो टाइम है 12 घंटे का है, तो इसे कट जाएगा, कितना बचेगा, 72 बचेगा 9, 12 8 96। तो जो चाल हो जाएगी 68 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 46। प्रश्न 46 क्या करेगी, यदि a प्लस बी बराबर 91 और ए बी बराबर 7 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। ए प्लस बी का मान कितना है 91, तो 91 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 91 का वर्ग कितना होता है 8281 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 7 है, 7 दूनी 14, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आएगा 8267। तो हमारा आंसर आएगा 8267। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 47। प्रश्न 47 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल कितना हमें बताना है। जब त्रिभुज की 3 भुजाएं हमें दी है तो उसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है फार्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर एस क्या होगा, तो एस बराबर होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। 1/2 ए का मान है 3, बी का मान है 4 और सी का मान है 5। कितना होगा, 3 और 4 7, 7 और 5 12 सेंटीमीटर। 2 से 12 6 बार जाएगा तो 6 सेंटीमीटर होगा। हम यहाँ पर क्या रख देंगे, मान रख देंगे। एस का मान कितना है 6 है, 6 में से 3 गया तो बचा 3, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। तो अंदर कितना आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जाएगा वह 6 सेंटीमीटर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर जो 1 होगा करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 48। एक संभव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हमें बताना है। हम मान लेते हैं प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है ए सेंटीमीटर है। कितनी है, ए सेंटीमीटर है। तो जो संभव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, संभव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना है 4√3 हमें दिया है, तो यह आएगा √3/4 ए स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल, तो ए स्क्वायर बराबर आएगा 16, तो ए बराबर आएगा 4 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। तो संभव त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी वह 4 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 49। प्रश्न 49 क्या करेगी, 3 संख्याओं का जो अनुपात है 5:6:8 है। यदि 3 संख्याओं का जो योग है 380 है, तब तीनों में से सबसे छोटी संख्या क्या हमें बताना है। 3 संख्या मान लेते हैं ए, बी और सी है। इनका जो रेशियो दिया है 5:6:8 में दिया है। अब हमें बताना है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। 3 संख्या का योग 380 है और प्रश्न में ये अनुपात में योग कितना आएगा 5 और 6 11, 11 और 8 19। तो 19 यूनिट का जो मान है 380 है,
तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 19 दूनी 38। 1 यूनिट का जो मान है 20 है, 5 यूनिट का मान कितना होगा, 100 होगा, 6 यूनिट का मान 120 होगा और 8 यूनिट का मान होगा 160। हमें क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100 होगी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 50। यदि C बराबर 1200 और D बराबर 1500 हो तब D C से कितने प्रतिशत अधिक हमें बताना है। C कितना है, 1200 है और D है 1500। हमें क्या बताना है, D C से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर कितना अधिक है, D C से 300 अधिक है। किससे, 1200 से, इंटू 100, 300 से 1200 4 बार जाएगा, 4 से 100 25 बार जाएगा, तो आंसर आएगा 25%। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। सी कट खालिस्तान ओनियन फॉर सलाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। द फिशरमैन खालिस्तान बिग बोट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हैव। यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो फिशरमैन है, फिशरमैन जो है यह प्लूरल नाउन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। दिस इज द सेम पेन खालिस्तान माइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एच। यहाँ पर एच का प्रयोग होगा क्योंकि जो द सैम है, यहाँ पर जो द सैम है इसके साथ एच का प्रयोग होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। एंटोनिम ऑफ नेग्लिजेंट इज। हमें नेग्लिजेंट का एंटोनिम बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 केयरफुल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। प्लूरल फॉर्म ऑफ थीप इज। हमें थीप का प्लूरल बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, थीव्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। फाइंड द करेक्ट सिंगुलर नाउन। हमें सिंगुलर नाउन बताना है। सिंगुलर नाउन कौन सा इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है मैथमेटिक्स, यह एक सिंगुलर नाउन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। द काउंटेबल नाउन इज। हमें इसमें काउंटेबल नाउन बताना है। तो इसमें काउंटेबल नाउन कौन सा है, तो पेन। पेन एक काउंटेबल नाउन है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या करेगी, द फाइनेंस मिनिस्टर खालिस्तान हेयर टुमारो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कम्स। यहाँ पर कम्स का प्रयोग होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर फॉर्म में है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। हाउ खालिस्तान पेट्रोल डज ही हैव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मच। यहाँ पर मच का प्रयोग किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, क्योंकि मच का जो प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। सिनोनिम ऑफ अबंडन। हमें अबंडन का सिनोनिम बताना है। तो अबंडन का जो सिनोनिम होता है वह फोरसेक होता है। अबंडन का सिनोनिम क्या होता है, फोरसेक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 61। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आगे हमें बताना है। 56 के बाद 42 है, 42 के बाद 30 है, 30 के बाद 20 है, 20 के बाद क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के बाद 6 है। हमें क्या दिया, 56, 42, 30, 20, क्वेश्चन मार्क और 6। तो 56 और 42 का सबसे पहले हम अंतर देखेंगे, कितना आएगा 2, यहाँ पर होगा 4 और 1। और 42 और 30 का जो अंतर होगा क्या आएगा, 12 आएगा। 30 और 20 का जो अंतर होगा वह 10 होगा और 20 और क्वेश्चन, अब यहाँ अंतर क्या होगा हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 14 से 12 और 12 से 10 हो रहा है, मतलब हर बार 2 कम हो रहा है। तो यहाँ पर 8 कम होगा, कितना आएगा, 20 में से 8 घटेंगे तो 12 बचेगा। हमारा आंसर आएगा 12। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 62। 2, 3, 7, 16 और 32 के बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, हमें बताना है। 2, 3, 7, 16, 32, उसके बाद क्वेश्चन मार्क क्या होगा बताना है। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, क्या देखेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे। तो यहाँ पर 1 का अंतर है, 3 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 7 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 9 का डिफरेंस है। 16 और 32 के बीच जो डिफरेंस है वह 16 का है। तो यहाँ पर
जो 1 है ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो अब होगा 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग होगा 25, तो 32 प्लस 25 कितना आएगा 57 होगा, तो आंसर होगा 57। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 63। प्रश्न 63 क्या कह रहा है कि एक श्रृंखला है, इसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। हमें 1 के बाद 5 दिया, 5 के बाद 13 दिया, 13 के बाद 25 दिया, 25 के बाद 41 दिया, उसके बाद क्या आएगा बताना है। 1 और उसके बाद 5 है, इसके बाद इसमें जो डिफरेंस है 4 का है, 5 और 13 में 8 का डिफरेंस है, 13 और 25 में 12 का डिफरेंस है, और इसमें कितने का डिफरेंस है 16 का डिफरेंस है। तो इसके बाद क्या आएगा हमें बताना है। यहाँ पर करें हर बार +4 हो रहा है, 4 में +4 होगा तो 8 आएगा, 8 में +4 होगा तो 12 आएगा, 12 में +4 होगा तो 16 आएगा, और 16 में +4 होगा तो कितना आएगा 20 आएगा। तो 41 और 20 होता है कितना होता है 61 होता है, आंसर आएगा 61। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 64। अध्यापक जिस तरह से शिक्षा से संबंधित है उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित हमें बताना है। अध्यापक क्या करता है शिक्षा देता है, और डॉक्टर क्या करता है इलाज करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 65। कपड़ा का जिस प्रकार से संबंध मिल से है उसी प्रकार समाचार जो पत्र है उसका संबंध किससे हमें बताना है। कपड़ा जो होता है मिल में बनता है, और जो समाचार पत्र होता है यह प्रेस में छपता है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 66। नाटक का जिस प्रकार से संबंध मंच से उसी प्रकार टेनिस का संबंध किससे हमें बताना है। जो नाटक जो होती है वह मंच पर होती है, और जो टेनिस जो खेला जाता है वह कोर्ट में खेला जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 67। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आगे हमें बताना है। ACE का जो संबंध HIL से है उसी प्रकार से MOQ का संबंध किससे हमें बताना है। ACE का जो संबंध HIL से है तो उसी प्रकार से MOQ का संबंध किससे हमें बताना है। A की प्लेस वैल्यू होती है 1, C की होती है 3, E की होती है 5, H की होती है 8, I की होती है 9 और L की होती है 12। यहाँ पर 1 से 8 बना +7 हुआ, 3 से के बाद 9 बना तो +6 हुआ, और 5 से 12 बना तो +7, मतलब कि पहले +7 हो रहा है, +6 हो रहा है, +7 हो रहा है। तो M की प्लेस वैल्यू होती है 13, O की होती है 15 और Q की प्लेस वैल्यू होती है 17। तो इस 13 में हम 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 20 आएगा, 15 में हम 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 21 आएगा, और 17 में हम 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 24 आएगा। जो 20 रहता है 20 जो होता है T लीटर की प्लेस वैल्यू, 21 जो होता है U का है, और जो 24 जो है वह X का है, तो हमारा आंसर है TUX। आंसर क्या होगा TUX होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 68। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है। PM से क्या बना DO बना, तो EB का रिलेशन किससे हमें बताना है। BM का जो रिलेशन DO से है उसी प्रकार से EB का रिलेशन किससे होगा हमें बताना है। B की प्लेस वैल्यू होती है 2, M की होती है 13, और D की जो प्लेस वैल्यू 4 है और O की है 15। यहाँ से 2 से 4 बना मतलब +2 हुआ, 13 से 15 बना तो +2 है, मतलब +2 हो रहा है। तो E की प्लेस वैल्यू होती है 2, E की प्लेस वैल्यू कितनी थी 2 नहीं होती 5 होती है, E की प्लेस वैल्यू होती है 5 और B की होती है 2, तो यहाँ पर क्या है +2 हो रहा है दोनों तरफ, तो यहाँ पर भी +2 हुआ, +2 हुआ कितना होगा 7, और ये आएगा 4। 7 किस लीटर की प्लेस वैल्यू है, तो 7 जो है 7 जो है वह G का है, और जो 4 है वह D का है, तो आंसर होगा GD। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 69। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आगे हमें बताना है। 16 का जो रिलेशन 64 से उसी प्रकार से 49 का रिलेशन किससे होगा हमें बताना है। 16 का रिलेशन 64 से उसी प्रकार से 49 का रिलेशन किससे हमें बताना है। 16 जो है किसका वर्ग है, तो यह 4 का वर्ग है, और जो 64 है यह 4 का क्यूब है, मतलब पहले वर्ग हो रहा है फिर क्यूब हो रहा है। तो जो 49 है यह 7 का वर्ग है, तो अब क्या होगा 7 का क्यूब होगा, तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो आंसर आएगा 343। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 70। दिए गए विकल्पों में से
वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकते। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ग्राफिक, क्योंकि यहाँ पर जो सी लेटर नहीं है, ये जो हमें वर्ड दिया है इसमें सी लेटर नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 71। महस का 33 छात्रों की कक्षा में 13वां स्थान है, सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी है, तो हमें बताना है कि महस और सुरेश के बीच कितने छात्र हैं। हम मान लेते हैं यह एक छात्रों की एक पंक्ति है, इसमें टोटल 33 है, टोटल क्या है 33 छात्र है। जो महस का स्थान जो है वह 13वां है, यह 13वें नंबर पे महस है। और जो सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी, मतलब सुरेश यहाँ पर है तो उसके नीचे और क्या है, ये सुरेश है तो उसके नीचे 5 और है, तो क्या होगा 33 में से हम क्या करेंगे 13 महस का घटा देंगे, प्लस जो सुरेश है उसे ऐड कर देंगे, प्लस और ये जो सुरेश के नीचे जो 5 है उसको ऐड कर देंगे। कितना आएगा 33 में से 13 और 1 14, 5 19 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा ये आएगा 14। तो महस और जो सुरेश के बीच कितने छात्र हैं हमें बताना है। महस और सुरेश के बीच कितने छात्र हैं हमें बताना है। तो महस और सुरेश के बीच 14 छात्र है। कितने छात्र है तो 14 छात्र है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 72। LOSE का कोड 1357 है, तो उसी प्रकार से GAIN का कोड 24688 है, तो हमें बताना है कि 84615 का कोड क्या होगा। यहाँ पर जो 8 का कोड क्या है N है, तो N आ जाएगा। 4 का कोड क्या है A है, तो A आएगा। 6 का कोड क्या है I है, तो I आ जाएगा। 1 का कोड क्या है, 1 का कोड क्या है L है, L आएगा। और 5 का कोड क्या है, तो 5 का कोड है S, तो S आंसर होगा NAILS। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 73। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डी डांस को GXQZH लिखा जाता है, तो उसी भाषा में RIGHT को किस प्रकार लिखा जाएगा हमें बताना है। डांस को क्या लिख रहा है GXQZH लिख रहा है। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, ए की होती है 1, एन की होती है 14, सी की होती है 3, ई की होती है 5, जी की 7, एक्स की 24, क्यू की 17, जेड की 26 और एच की होती है 8। यहाँ पर से 4 से 7 हो रहा है मतलब -3 हो रहा है, फिर 1 से 24 हो रहा है मतलब घट रहा है मतलब -3, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है +3 हो रहा है, फिर यहाँ पर -3, मतलब हो क्या रहा है पहले -3 हो रहा है फिर +3 हो रहा है। तो हम राइट में देखेंगे RIGHT, आर की प्लेस पर होती है 18, आई की होती है 9, जी की 7, एच की 8 और टी की होती है 20। तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो 21, फिर -3 करेंगे तो आएगा 6, फिर +3 करेंगे तो 10 और फिर -3 करेंगे तो 5 और +3 करेंगे तो 23। ये अगर 21 जो होता है किस लेटर की प्लेस होती है यूपी, और 6 जो है एफ का होता है, 10 जे का होता है, 5 ई का होता है, 23 जो होता है वह डब्ल्यू का होता है। तो आंसर होगा UFJEW। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 74। प्रिया दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई और दाई ओर घूमकर 10 किलोमीटर चली, फिर दाई ओर घूमकर 5 किलोमीटर चली। प्रिया अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर हमें बताना है। हम मान लेते हैं ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है या पश्चिम है। अब प्रिया ये है, प्रिया जो होती है प्रिया क्या कर रही है दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई, तो ये 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई, फिर वह दाई ओर घूमकर 10 किलोमीटर चली, दाई ओर घूमकर 10 किलोमीटर चली। उसके बाद फिर वह दाई ओर घूमकर 5 किलोमीटर चली, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने के डिफरेंस में आएगा तो 10 किलोमीटर अपने प्रारंभिक स्थान से दूर है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 75। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीतू ने कहा वह मेरी सास की इकलौती संतान का बेटा है। वह लड़का नीतू से किस प्रकार संबंधित हमें बताना है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीतू ने कहा कि वह मेरी सास की इकलौती संतान, मतलब नीतू का पति हो जाएगा।
का बेटा है, पति का बेटा क्या होगा, नीतू का खुद का बेटा रहेगा, तो वह लड़का नीतू से किस प्रकार संबंधित है, उसका लड़का है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 76। कोई भी वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करनी चाहिए, हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नहीं, कोई भी वाहन चलाते समय हमें मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए। अब देख लिया अगला प्रश्न, प्रश्न 77। किस प्रकार का वाहन चलाने के लिए ड्राइवर को यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है, हमें बताना कि किस प्रकार का वाहन चलाने के लिए ड्राइवर को यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सभी कॉमर्शियल, जितने भी कॉमर्शियल वाहन को चलाने के लिए ड्राइवर को यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 78। ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से मोटरसाइकिल चला सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 किसी भी समय। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 79। किस समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आर्थ्रोपोडा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 80। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, हमें बताना कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1950 में। वर्ष 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 81। निम्न में किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी, हमें बताना कि निम्न में किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हड़प्पा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 82। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, हमें बताना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 83। निम्नलिखित में से क्या मुख्य रूप से पारा प्रदूषण का कारण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 CFL लैंप। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 84। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, हमें बताना कि आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 बुध। आकार के अनुसार सौरमंडल का जो सबसे बड़ा छोटा जो ग्रह है वह बुध है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 85। कैडमियम धातु के प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है, हमें बताना कि कैडमियम धातु के प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इटाई रोग। कैडमियम धातु के प्रदूषण के कारण इटाई बीमारी होती है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 86। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केचुआ। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 87। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, हमें बताने की नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 88। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, हमें बताने की किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 89। नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हिमालय। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 90। बीटन कप किस खेल से संबंधित है, हमें बताना कि बीटन कप किस खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हॉकी। बीटन कप हॉकी से संबंधित है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 91। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, हमें बताना कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1952 में। वर्ष 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 92। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 केरल में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 93। प्रश्न 93 क्या कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 94। किस वेद में प्रजा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद में। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 95। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है,
हमें बताना कि नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड राज्य में। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 96, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है। हमें बताना कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 97, प्रश्न 97 क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। हमें बताना कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 98, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। हमें बताना कि जो टिहरी बांध है किस नदी पर बना है। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 99, गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हमें बताना कि गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 100, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। हमें बताना कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आनंदमठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंदमठ पुस्तक से लिया गया है। तो यह था हमारा एनसीएल एग्जाम के लिए मॉडल पेपर 4। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।